वैसे तो धरती पर कई तरह के जानवर सांस ले रहे हैं। उन्हीं में से एक सबसे प्यारे और वफादार कहे जाने वाले ये कुत्ते, जिन्हें इंग्लिश में डॉग, संस्कृत में कुकुर और प्यार की भाषा में इंसान का सबसे प्यारा और करीबी दोस्त कहा जाता है। देखा जाए तो ये कुत्ते अपनी जिंदगी जीते नहीं, रोज जीतते हैं। दिन खिलने से रात ढलने तक अपनी जान दबी हुई पूंछ में संभाल कर रखते हैं। इनका पैदा होना अपने आप में जंग से कम नहीं। एक मां के लिए अपने अभी पैदा हुए बच्चे की गिनती को लगभग आधा होते हुए देखना सबसे बड़ी चुनौती ही होगी, शायद अपनी जान बचाने से भी बड़ी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। एक स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं पिछले कई सालों से स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भी काम कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे हम डेली रेस्क्यूज़ वगैरह करते हैं। रेस्क्यूज़ करने के साथ साथ शेल्टर होम में डॉग्स की ड्रेसिंग हो जाती है, बाकी जो और जानवर आते हैं उनकी ड्रेसिंग हो जाती है, कैट्स हो गई उनकी ड्रेसिंग हो जाती है। इनका डेली का मेडिसिन्स मेंटेन करना और डेली इनको खाना वगैरह खिलाना, ये सब हमारा मेनली काम रहता है एक शेल्टर होम में। करने के लिए मेरे को इंस्पिरेशन मिली सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पे मैंने एक तरफ देखा कि लोग जानवरों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। अगर वो किसी के घर के आगे रोटी भी मांगने जाते तो उनको पत्थर मार के या डंडा मार के भगाया जाता है। वहीं एक तरफ मैंने देखा कि लोग इनकी जी जान से सेवा कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया है। यही सब वीडियोस वगैरह मैंने सोशल मीडिया पे देखी तो मेरे अंदर भी इंस्पिरेशन जागी कि हाँ, मेरे को भी ये सब करना चाहिए इन जानवरों की लाइफ बचाने के लिए। स्मॉल एनिमल्स के साथ हमारा मेन चैलेंज ये रहता है कि वो एनिमल एक तो लोकेशन पे मिलना चाहिए। अगर वो लोकेशन पे नहीं मिलता तो हमें पहले तो उसको ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद मेन चैलेंज ये रहता है कि उसको पकड़ना, क्योंकि आपको भी पता है कि स्ट्रीट डॉग्स कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उनको। मेनली पकड़ते टाइम हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे पर वो अटैक ना करें, हमें काटे ना। और उसके बाद पकड़े जाने के बाद सबसे पहला मेन टारगेट ये रहता है कि हम उनको पहले डॉक्टर पे लेके जाते हैं, उनको पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है, फिर उसके बाद वो हमारे शेल्टर होम आता है। तो जहाँ बड़े जानवर हो गए जैसे कि डोंकीज, काउज, बफेलो, बुल्स, इनको रेस्क्यू करने के दौरान हमें भी काफ़ी बार मुश्किल हुई है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने हम पे अटैक किया है। तो इसके लिए हमें मेनली पूरी टीम की ज़रूरत लगती है। अगर छोटा मोटा कुछ रहता है तो हम स्पॉट पे ही ट्रीट करके वहीं पे मेडिसिन वगैरह कर देते हैं। ये ज़्यादा सीरियस
इंजर्ड होते हैं एनिमल, तो हम उनको फिर डायरेक्टली गौशाला भिजवाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उस एनिमल लवर को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर उनको दिल से जानवरों के लिए काम करना है तो उनको हमेशा जानवरों के लिए प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि रेस्क्यूज़ वगैरह के लिए हमारे पास कभी भी कॉल आ जाते हैं। हमें कहीं भी रास्ते में डॉग मिल जाता है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो एक एनिमल लवर के अंदर ऐसा दिल होना चाहिए कि हाँ, अगर उसको डॉग तुरंत दिखा है तो वो उसकी तुरंत मदद करे। क्या आप लोगों को पता है, जहां आप इतने एफर्ट्स लगा देते हो, रुपए लगा देते हो और उसके बाद भी लोग आपकी नहीं सुनते, वहीं एक दिन के 10 रुपए के बिस्किट या फिर एक पैकेट दूध में लोग आपकी सीटी में आते हैं। मेरा नाम मुग्धा खत्री है और मैं हीलिंग साथी एनिमल सेंचुरी की फाउंडर हूँ। हीलिंग साथी एक एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 4 साल से देहरादून और देहरादून के जितने भी आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे एनिमल्स को रेस्क्यू कर रही है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझे इस फील्ड में आने के लिए किसी ने फोर्स करा या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक वो मेरे अंदर से ही एक वो कॉलिंग आई थी। सो बेसिकली 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एक इंडियन एयरलाइन के लिए एज अ कैबिन क्रू। सो हमारी ट्रेनिंग बीच में रोकनी पड़ी थी बिकॉज जो लॉकडाउन था वो लगने वाला था एंड उसके बाद मुझे अपने होम टाउन वापस आना पड़ा देहरादून। फिर देहरादून में आके जब मैंने देखा कि आसपास के डॉग्स उनको खाना खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, फिर मैंने घर से ही खाना बना के उनको फीड करवाना शुरू करा। इसके बाद जब मैं फीडिंग पे जाती थी तो मेरा जो सबसे पहले रेस्क्यू मैंने करे थे 2 पपीज़ जिनको पार्वो हुआ था। मतलब तब तक मुझे पार्वो डिस्टेम्पर के बारे में कुछ नहीं पता था। सो मैंने उन पपीज़ को रेस्क्यू करा। उसके बाद जो मेरा सेकंड रेस्क्यू था, जिस रेस्क्यू से मेरे को ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि चाहे ब्रीड डॉग हो या फिर इंडियन डॉग हो, कंडीशन हर एक डॉग की ख़राब होती है जब तक ह्यूमन उनके लिए कंपैशनेट नहीं होते। सो एक डॉग थी हमारी मिली को जंगल में छोड़ दिया था। उसके पूरे के पूरे पीठ फटी हुई थी, उस पर मैगेट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे और एक लैब्राडोर थी वो। तो मतलब मैं तो खुद देख के शॉक थी कि वो एक लैब्राडोर होके उसका जो वेट था वो 19 kgs था। एंड मिली हमारे पास आई। मिली बहुत अच्छे से रही। मिली को मैंने अपने घर पे फॉस्टर करा। फिर वहीं से हीलिंग साथी की जर्नी शुरू हुई। मैंने शुरू अपने घर से करा था। घर पे रेस्क्यू करके लाती थी, डॉग्स हो कैट्स हो, और धीरे धीरे करके फिर हमने एक छोटी सी जगह रेंट पे ली। 250 गज का वो प्लॉट था। वहाँ पे पहले हमने हीलिंग साथी को सेटअप करा। देन वहाँ पे हमने 2 साल कंप्लीट करने के बाद फिर हम सेला को ही शिफ्ट हुए, थोड़ी सी बड़ी जगह पे, ताकि हम और ज़्यादा एनिमल्स की हेल्प कर सके। तो आज की डेट में हीलिंग साथी के पास 200 से ज़्यादा एनिमल्स हैं और पिछले 4 साल से हम लोग 2000 से भी ज़्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू कर चुके हैं।
बड़ा एक मिसकंसेप्शन एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लोगों के मन में ये होता है कि भाई इनको तो सरकार, ये तो सरकारी है, इनको सरकार से बहुत ज़्यादा डोनेशन आता है और इनके लोग तो बहुत नोटों की गड्डियों में ये लोग बैठे होते हैं। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो भी नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो स्पेसिफिकली जो डॉग्स वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो स्पेसिफिकली डॉग्स और कैट्स के लिए काम कर रही होती हैं, मैं गौशाला की बात नहीं कर रही हूँ, गौशाला को तो मिलता है, पर जो ऑर्गेनाइजेशंस डॉग्स के लिए काम करती हैं, कैट्स के लिए काम करती हैं, उनको सीरियसली सरकार से कोई भी डोनेशन, एक सिंगल रुपए नहीं मिलते। हमें 4 साल हो गए हैं काम करते हुए, हमें आज तक 1 रुपये सरकार से नहीं मिला है। इसके अलावा मैं मानती हूँ कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अगर लोगों से चंदा लेते भी हैं तो उसे वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ। पर इस पे मैं डोनर्स को हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप चाहे 100 रुपये डोनेट करो, चाहे 1000 रुपये डोनेट करो, तो ये आपका काम है देखना कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहे हो, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा सीधा अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही खाते में ले रही है, अपने पर्सनल में तो नहीं ले रही है, क्या वो आपको रिसिप्ट इशू कर रहा है, क्योंकि एक ATG रिसिप्ट होता है जो सरकार इनकम टैक्स से एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके अंडर एक रिसिप्ट देना एक NGO को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या वो आपको अपडेट दे रही है कि नहीं दे रही है। सो देखिए, अगर आप डोनेट करो तो एक वो आपके अंदर की एक गट फीलिंग होती है, ये आपका काम है देखना कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहे हो तो क्या वो उस पैसे का सही तरीके से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हो और ये कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपका पैसा है और आप जिनके लिए पैसा वो दे रहे हो, सो वो पैसा उन्हीं के पास जाना चाहिए। इसके अलावा सीरियसली देहरादून में तो मैंने नहीं देखा, और बाकी और जगहों का भी अगर मैं जिनको जानती हूँ, कहीं भी जो भी एनिमल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली डॉग्स और कैट्स के लिए काम कर रही है, उनको सरकार से कोई भी धनराशि नहीं मिलती। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ है जिसमें ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जिनको हमने रेस्क्यू करा था बहुत ही बुरी कंडीशन से, और वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे से रिकवर होके या तो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जा चुके हैं, या फिर इतना ज़्यादा उनके साथ क्रूरैलिटी हुई है और वो हम एक ह्यूमन पे ट्रस्ट भी नहीं करते थे, पर हमने उनका विश्वास जीता थोड़ा समय लेके, और वो आज की डेट में बहुत अच्छे से हमारे बीच ही रह रहे हैं। सो मैं कुछ ऐसे केसेस आपको बताना चाहूँगी। एक हमारा केस था विकास, उसकी दोनों आँखों में ट्यूमर हो रखे थे, उसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे ट्यूमर हो रखे थे, वो बिल्कुल देख भी नहीं सकता था, बट वो अच्छे से रिकवर हुआ। वो हमारे पास 3 से 4 महीने रहा, और जब वो ठीक हो गया, हम उसको वापस जब छोड़ने गए तो वो नहीं चाहता था कि हम उसे वापस छोड़ें, पर जब तक हम दूसरों को जो ठीक हो चुके हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है उनको हम फिर शेल्टर में जगह नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही हमारे बहुत से पैरालाइज बच्चे हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूरैलिटी हुई होती है, लोगों ने इनकी पीठ पे मार के डंडा मार के इनकी पीठ तोड़ देते हैं, या लोग गाड़ी तेज़ी से चलाते हैं और इनको एक्सीडेंट कर देते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो ऐसे बहुत से प्यारे से, जैसे एक यही है हमारी प्यारी सी बेबी हेला, सो ये पपी आई थी हमारे पास। सो ऐसे बहुत से पैरालाइज बच्चों को हमने एक नया जीवन दान दिया है। एंड इसके अलावा ऐसे बहुत से केसेस है, कोई एक डॉग था जिसके सर पे बहुत बड़ा ट्यूमर था, चांसेस बहुत कम लग रहे थे, बट फिर भी उसकी सर्जरी हुई और वो बहुत अच्छे से रिकवर हो गया, हमने उसको वापस रिलीज़ कर दिया। ऐसे ही एक रीसेंट केस हमारे पास आया था जिसमें सोसाइटी के लोगों ने, सोसाइटी में एक बंदा था एंड उसने एक पिंजरे के अंदर एक डॉग को बंद करके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसके ऊपर आग लगा दी थी। बट फिर उसने खुद ही, क्योंकि वो जब डॉग तड़पने लगा तो उसने गुस्से में तो ये चीज़ कर दिया, बट जब उसको रिग्रेट हुआ तब फिर उसने खुद ही आग बुझाई, फिर उस डॉग को उसने खोल दिया। बट फिर उसके बाद वो डॉग इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था कि वो किसी के हाथ आ ही नहीं रहा था। लगभग 1 हफ्ता लगा था उसे रेस्क्यू करने में, एंड रेस्क्यू होने के बाद भी वो हम पे भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था, हमें अपना ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहा था। बट आज की डेट में वो हमारे बीच ही है और उसके ज़ख्म भी भर चुके हैं और वो धीरे धीरे करके हम पे भी ट्रस्ट कर रहा है, हमें प्यार करने देता है। उसका नाम हमने कालू रखा है। उसको हम वापस तो रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रॉमा झेल चुका है और दोबारा हम उसको
उसके साथ ऐसा हो हम नहीं चाहते। एक के लिए सबकी जान निसार, तो दूजा किसी अनजान के लिए भी अपनी जान देने को तैयार।